हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट का चैप्टर 2 जो कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके सेक्शन 17 से 23 और 31 के प्रोविजंस को हम डिस्कस करेंगे जो कि एडमिशन से डील करते हैं। इससे पहले वाले सेक्शन जो है मैंने प्रीवियस की वीडियो में कवर किए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं कि एडमिशन क्या होता है। तो सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो डिफाइन करता है एडमिशन को। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल और डॉक्यूमेंट्री और कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो एडमिशन क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ओरल होता है, डॉक्यूमेंट्री होता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। और ये स्टेटमेंट क्या करता है? एक इन्फ्रेंस सजेस्ट करता है, किसके रिगार्डिंग में सजेस्ट करता है? फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट के रिगार्ड में। एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। और ये कौन कर सकता है? एनी ऑफ द पर्सन कर सकता है। सर्कमस्टांसेस भी बताए गए हैं और ये कहाँ बताए गए? हियर इन आफ्टर मेंशन मतलब सेक्शन 18 से 23 के अंदर ये सब कुछ बताए गए हैं, पर्सन्स और सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट आता है काइंड्स ऑफ एडमिशन। तो एडमिशन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। उसका फर्स्ट है फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन। एडमिशंस दैट आर मेड बाय अ पार्टी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ऑफ द केस, उनको हम कहते हैं जुडिशियल और फॉर्मल एडमिशंस, ठीक है ना, जो हम कोर्ट के सामने करते हैं मजिस्ट्रेट को। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट गिवन बाय अ पार्टी टू अ केस इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड आता है इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन। एडमिशन दैट आर मेड आउटसाइड द कोर्ट रेफर्ड एज इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन। जो हम कोर्ट के बाहर करते हैं, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के क्राइटेरिया में नहीं आता और वहाँ पे हम कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल और कैजुअल एडमिशन। तो दोनों चीज़ क्लियर हो गई। फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। जो फॉर्मल होता है वो हम जुडिशियल, उसको हम जुडिशियल कहते हैं और ये हमेशा हम कोर्ट में करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। और इनफॉर्मल जो होता है उसको हम कैजुअल कहते हैं और ये आउटसाइड द कोर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एन अक्यूज ऑफ मर्डर सस्टेन्ड इंजरीज एंड ड्यूरिंग हिज ट्रीटमेंट ही टोल्ड द रीजन ऑफ इंजरी टू द डॉक्टर। द सेड एक्सप्लेनेशन वॉज रिगार्डेड एज एन एडमिशन। तो यहाँ पे उसने किसको बोला है उसकी इंजरी के बारे में? डॉक्टर को बोला है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो है उसको क्या माना गया है? अदर अथॉरिटी है। और जब हम डॉक्टर के सामने कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो वो हमारा फॉर्मल एडमिशन ना होके इनफॉर्मल एडमिशन में काउंट होता है। थर्ड देखते हैं एडमिशन बाय कंडक्ट। एडमिशन दोज आर मेड बाय द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन आर सेड टू बी एडमिशन बाय कंडक्ट। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ अ पर्सन ड्यूरिंग द इनफॉर्मल इंटरोगेशन बाय द पुलिस रैन अवे फ्रॉम दैट प्लेस, दिस कंडक्ट ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू बी एडमिशन बाय कंडक्ट। जो कि अपन ने पहले वाले सेक्शन में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि ए जो है वो बी को कहता है कि अभी मैंने पुलिस को बुलाया और पता चल जाएगा कि किसने लूट की, और वहाँ से जो है सी जो है वहाँ से भाग जाता है। तो उसका यहाँ पे कंडक्ट जो है वो रिलेवेंट माना जाता है एज ए स्टेटमेंट। तो ये वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि एडमिशन जो है कंडक्ट के थ्रू भी माना जाता है। यहाँ पे फॉर्मल इंटरोगेशन के लिए जो है पुलिस आती है और यहाँ पे जो वो अक्यूज होता है वो भाग जाता है, तो उसका कंडक्ट ही अपने आप में एक एडमिशन माना गया है। तो 3 तरह के एडमिशन होते हैं। फॉर्मल एडमिशन होता है, इनफॉर्मल होता है और एडमिशन बाय कंडक्ट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड, व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। ये क्वेश्चन जो है रिटर्न में लिखने को आता है और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार देख लेना। अब देखते हैं कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है, बाय हुम एडमिशन में बी मेड। तो सेक्शन 18, 19, 20 के अंदर डिफाइन है कि कौन कौन कर सकता है। सेक्शन 18, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। स्टेटमेंट मेड बाय अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly authorized by him to make them are admissions। तो पहली चीज़ क्या बोल रहा है सेक्शन 18 की, पार्टी टू द प्रोसीडिंग कर सकता है और उसका एजेंट कर सकता है। फिर आता है बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर। स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज टू सूट, सुइंग और सूड इन अ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर आर नॉट एडमिशंस अनलेस दे वर मेड वाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड दैट करेक्टर। तो जो रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर वाले सूट्स होते हैं ना, जब तक कि वो करेक्टर होल्ड नहीं करते तब तक कि वो सू नहीं कर सकते पार्टी के बिहाफ पे। तो अपन ने 18 में अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी है, पार्टी टू द प्रोसीडिंग और एजेंट, और रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर में है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स मेड बाय फर्स्ट बाय पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding and who make the statement in their character of person so interested।
तो ये कह रहा है कोई भी ऐसी पार्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर के अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब कि उसका प्रॉपर्टी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट जो सब्जेक्ट मैटर के अंदर, तो वो भी एडमिशन कर सकती है। सेकंड आता है बाय पर्सन फ्रॉम हुम इंटरेस्ट डिराइव्ड, पर्सन फ्रॉम हुम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अगर कोई पर्सन जो है अगर किसी से इंटरेस्ट डिराइव कर रहा है तो वो भी एडमिशन कर सकता है। आर एडमिशंस इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट, पर इसमें क्या होना चाहिए, जब वो पर्सन ऐसा एडमिशन कर रहा हो ना तब उसका इंटरेस्ट कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका इंटरेस्ट सीज हो गया और उसके बाद वो एडमिशन कर रहा हो। तो इंटरेस्ट जो है वो कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, तो ही उसका एडमिशन जो है रेलेवेंट माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 19, एडमिशंस बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। Statements made by person whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made while the person making them occupies such position or is subject to such liability. सेक्शन 19 एक्सेप्शन है एक तरह से। अब एक्सेप्शन कैसे है, अभी तक हमने पढ़ा कि एडमिशन जो है वो पार्टी टू द प्रोसीडिंग या फिर उसका एजेंट कर सकता है, पर यहाँ पे सेक्शन 19 में क्या बोला है कि जब पार्टी की राइट और लाइबिलिटी किसी थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी से डिटरमाइन हो, और वो जो थर्ड पर्सन है ना वो ऐसा स्टेटमेंट देता है उस पार्टी की राइट और लाइबिलिटी के रिगार्ड में, तो उसके स्टेटमेंट को हम एडमिशन मानते हैं। तो सेक्शन 19 यही बात करता है। अब हम इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट्स फॉर बी, ए जो है वो क्या करता है यहाँ पे अंडरटेक करता है कि वो बी के लिए रेंट कलेक्ट करेगा। बी स्यूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी, अब बी जो है वो ए को स्यू कर देता है कि तुमने जो है सी से मेरा रेंट कलेक्ट नहीं किया। ए डिनाई डैट रेंट वॉज ड्यू फ्रॉम सी टू बी, पर ए जो है वो डिनाई कर देता है कि तुम्हारा तो कोई भी रेंट बाकी नहीं है सी से। ए स्टेटमेंट मेड बाय सी दैट ही ओड बी रेंट इज एन एडमिशन, पर यहाँ पे सी जो है वो ऐसा स्टेटमेंट दे देता है कि हाँ मेरा जो है रेंट बाकी है और मुझे बी को रेंट देना है, तो उसका स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एडमिशन माना गया। एंड इज अ रिलेवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ए इफ ए डिनाइज दैट सी डिड ओ रेंट टू बी, और साथ ही में क्या बोला गया है कि इसको रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे ए के अगेंस्ट जिसने कि अंडरटेक किया था कि वो बी के लिए रेंट कलेक्ट करेगा। लेकिन वो रिलेवेंट फैक्ट कब मानेंगे, जब ए वापस से डिनाई कर देगा कि सी जो है बी को कोई रेंट देने वाला नहीं है, क्योंकि सी बी का कोई भी रेंट जो है सी पे बाकी नहीं है। अगर ऐसा फिर से वो मना कर देता है तो वो रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा ए के अगेंस्ट, और सी का स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे क्या माना गया, एडमिशन, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन है यहाँ पे, और ये थर्ड पर्सन की लाइबिलिटी पे उस पार्टी के राइट और लाइबिलिटी डिटरमाइन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसको एडमिशन माना गया। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 20, एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। इस सेक्शन को हम रेफरी सेक्शन कहते हैं। ये प्री के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेफरी सेक्शन कौन सा है बताओ, तो ये अपन पढ़ते हैं इसको। स्टेटमेंट्स मेड बाय पर्सन टू हुम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू अ मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशंस। तो ऐसे स्टेटमेंट जो कि पर्सन जो है वो एक्सप्रेसली रेफर कर देता है टू मैटर इन डिस्प्यूट, ऐसे बोलता है ना जाके तुम मुझसे पूछ लो, तो उसको भी क्या माना जाएगा, उसके स्टेटमेंट को एडमिशन माना जाएगा जिसकी जिसकी रेफरेंस हमने दी है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स sold by A to B is sound. A says to B, go and ask C. C knows all about it. C's statement is an admission. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि जो घोड़ा जो बेचा गया क्या वो साउंड है या नहीं है। तो यहाँ पे A जो है वो क्या कहता है, बी को कहता है कि जाओ और तुम सी से पूछ लो कि घोड़ा साउंड है या नहीं है, सी सब कुछ जानता है इस बारे में। अब सी जो कुछ भी स्टेटमेंट देगा बी को, तो वो स्टेटमेंट जो है वो क्या माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा यहाँ पे। बस सेक्शन 20 इतना ही कहता है, मतलब कि जिसको हमने रेफरेंस दे दिया है और वो रेफरेंस वाला पर्सन जो जो कोई भी स्टेटमेंट देगा उसके स्टेटमेंट को हम एडमिशन मान लेंगे। तो यहाँ पे ए ने जो है वो क्या किया, बी को घोड़ा बेचा, और जब बी ने ए से पूछा क्या ये घोड़ा साउंड है, तो ए ने क्या कहा, जाओ तुम सी से पूछ लो, क्योंकि सी को सब कुछ पता है। तो अब बी जब सी के पास जाके उससे पूछेगा और सी जो कुछ भी स्टेटमेंट बोलेगा वो सारे स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा, एडमिशन माना जाएगा। सेक्शन 21,
proof of admissions against person making them and by or on their behalf. Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them or his representative in interest, but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest except in the following cases. सेक्शन 21 जो है ना ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट अभी अपन ने रीड आउट किया और सेकंड जो है ना इसके एक्सेप्शंस है. तो फर्स्ट वाले को अपन देखते हैं. ये मैंने ऐसे ही क्लासीफाई किया, ऐसे कुछ है नहीं कि सेक्शन 21 जो है टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. मैंने इसलिए क्लासीफाई किया ताकि समझने में ईजी हो जाता है थोड़ा. तो पहला वाला देखते हैं अपन. एडमिशंस आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और इज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. तो इसकी जो ये फर्स्ट लाइन है ना ये क्या कह रही है कि एडमिशंस जो है वो रिलेवेंट होते हैं और वो किन के अगेंस्ट प्रूव किए जा सकते हैं. जिस पर्सन ने उसको किया है उसके अगेंस्ट में हम प्रूव कर सकते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है उसने अगर वो एडमिशन किया है तो उसके अगेंस्ट हम उसको प्रूव कर सकते हैं. अब इसकी सेकंड लाइन क्या कहती है. बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट. अब एडमिशंस को कौन प्रूव नहीं कर सकता. अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था कि एडमिशन को किसके अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं. अब ये कह रहा है कि एडमिशन को जो है कौन प्रूव नहीं कर सकता. कौन नहीं कर सकता. एक तो वो पर्सन जिसने खुद ने वो एडमिशन किया है. सेकंड, कोई ऐसा पर्सन जिसने उस पर्सन के बिहाफ पे वो एडमिशन किया है. या फिर थर्ड, कोई अगर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है तो वो जो है उस एडमिशन को प्रूव नहीं कर सकता. अब इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिससे ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है अपन को क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है. अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें तीन चीज़ें पढ़ी है. पहली कि एडमिशन जो है वो रेलेवेंट होते हैं. सेकंड, उसको किसके अगेंस्ट प्रूव कर सकते हैं, जिस पर्सन ने उसको किया है या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के अगेंस्ट में हम एडमिशन को प्रूव कर सकते हैं. और थर्ड चीज़ क्या पढ़ी कि एडमिशन जो है वो कौन प्रूव नहीं कर सकता. हु कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय. एक तो वो पर्सन जिसने खुद ने वो एडमिशन किया है वो उसको प्रूव नहीं कर सकता, या फिर कोई और पर्सन जिसने उस पर्सन के बिहाफ पे एडमिशन किया है वो उसको प्रूव नहीं कर सकता, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है वो उसको प्रूव नहीं कर सकता. अब इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इलस्ट्रेशन ए, बैरेट का भी इलस्ट्रेशन है, आप वहाँ से इसको पढ़ना. द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी इज वेदर अ सर्टेन डीड इज और इज नॉट फॉर्ज. तो ए और बी के बीच में क्या क्वेश्चन है कि जो डीड है ये फॉर्ज है या नहीं है. ए जो है अफर्म करता है कि ये डीड जेन्युइन है और बी कहता है कि नहीं ये डीड फॉर्ज है. अब ए में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय बी दैट द डीड इज जेन्युइन एंड बी में प्रूव अ स्टेटमेंट बाय ए दैट डीड इज फॉर्ज. अब ए और बी जो है कभी साथ में बैठे होंगे और बी ने उसको बोल दिया कि नहीं यार ये डीड तो जेन्युइन है, और ए ने कहा नहीं यार ये डीड तो फॉर्ज है. अब यहाँ पे ए जो है बी के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है और बी जो है ए के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकती है. अब ऐसा क्यों हुआ, जब ऊपर अभी जब हमने पहले वाली लाइन में बात करी तब ए जो है वो अफर्म कर रहा था कि ये जेन्युइन है. अब ए अफर्म तो कर रहा है जेन्युइन, पर ए जो है अपने स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकता. अभी हम जब सेक्शन 21 का जो फर्स्ट पैराग्राफ रीड आउट करके है उसमें क्या था कि एडमिशंस को कौन कौन प्रूव नहीं कर सकता. जो पार्टी खुद कर रही है या कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे कर रहा है या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट कर रहा है. अब यहाँ पे ए जब अफर्म कर रहा है ना जेन्युइन है डीड, तो ए खुद इस स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर सकता. लेकिन जब ये स्टेटमेंट बी ने बोला कि ये डीड जेन्युइन है तो ए इस बी के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है कि हाँ ये डीड जेन्युइन है. सेम गोज विद बी. अगर बी कह दे कि ये डीड फॉर्ज है तो बी इसको प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि एडमिशन जब हम 21 अभी पढ़ा सेम वही चीज़ की एडमिशन जो है वो पार्टी कौन कौन नहीं कर सकता. पार्टी खुद नहीं कर सकती, बिहाफ पे नहीं कर सकता, रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट नहीं कर सकता. लेकिन अगर ए ऐसा कह देता है कि ये डीड फॉर्ज है तो बी जो है ए के स्टेटमेंट को प्रूव कर सकता है कि हाँ ये डीड जो है ये फॉर्ज है. इसलिए इसलिए ये वाली सिचुएशन यहाँ पे आई है. अब आगे कह रहा है बट ए कैन नॉट प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज जेन्युइन नॉर कैन बी प्रूव अ स्टेटमेंट बाय हिमसेल्फ दैट द डीड इज फॉर. सेम वही चीज़ बताइए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि खुद के स्टेटमेंट को हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट कोई और कर रहा है तो हम उसके स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं. सेम वही बात यहाँ पे बोली है. अब फिर से आ जाते हैं अपन पीछे एक्सेप्शन पे. अब इसका फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़ते हैं. An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it is of such a nature that if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under section 32.
तो एक्सेप्शन 1 जो है उन एडमिशन्स की बात करता है जो कि सेक्शन 32 के अंदर फॉल करते हैं। सेक्शन 32 क्या कहता है? सेक्शन 32 उन स्टेटमेंट्स को रिलेवेंट मानता है जो कि किसी ऐसे पर्सन ने किए हैं जो कि अब डेड हो चुके हैं या फिर जिनको अब ढूंढा नहीं जा सकता। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेक्शन 32 को पढ़ेंगे। अभी ये एक्सेप्शन क्या कह रहा है? ये एक्सेप्शन कहता है कि एडमिशन करने वाला पर्सन या उसके बिहाफ पे किसी ने किया हो तो, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, वो अपने ही एडमिशन को प्रूव कर सकता है। कब कर सकता है? अगर वो एडमिशन, उसकी नेचर ऐसी है कि वो ऐसे पर्सन की डेथ हो जाए तो वो रिलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 32 बिटवीन थर्ड पार्टीज। अगर उस एडमिशन की नेचर कैसी है, वो एडमिशन करने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस एडमिशन को हम सेक्शन 32 के अंदर रिलेवेंट मानते हैं बिटवीन थर्ड पार्टीज, तो उस एडमिशन को वो पर्सन प्रूव कर सकता है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। Illustration B. A. The captain of a ship is tried for casting her away. Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course. A produces a book kept by him in the ordinary courses of his business, showing observations alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if he were dead under section 32 सब क्लॉज 2। तो सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? स्टेटमेंट जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए गए उनको हम रिलेवेंट मानते हैं। सेक्शन 32 सब क्लॉज 2 ये बात करता है। तो यहाँ पे ए जो था वो कैप्टन था शिप का और उसकी ट्रायल हुई कि वो जो है शिप को कहीं दूर लेके चला गया। अब ए ने जो है क्या किया, एविडेंस दिए कि वो जो शिप जो थी वो प्रॉपर कोर्स में लेके गया था और उसने बुक भी प्रोड्यूस करी जो कि उसके ऑर्डिनरी कोर्स में उसके बिजनेस में रखता है, जिसमें वो डे टू डे सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह रखता है और वो उसमें इंडिकेट कर रहा था कि वो जो शिप थी वो प्रॉपर कोर्स में लेके गया था और वो कुछ उसने कास्ट करने के पर्पज से उस शिप को नहीं लेके गया था। तो ए में प्रूव दीज स्टेटमेंट्स बिकॉज दे वुड बी एडमिसिबल बिटवीन थर्ड पार्टीज इफ ही वर डेड। तो ए जो है यहाँ पे खुद के स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकता है। और वो क्यों प्रूव कर सकता है? क्योंकि अगर मान लो वो डेड हो जाता तो ये जो इसने पूरी जो इसकी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सारी रिकॉर्ड्स और एंट्रीज की है ना, ये रिलेवेंट होती है अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 2। अगर ए जो है यहाँ पे जिंदा रह गया तो ए जो है खुद अपने स्टेटमेंट्स को प्रूव कर सकता है। अगर वो डेड हो जाता तो यहाँ पे जो इसकी बुक्स वगैरह हैं उसके थ्रू इसके स्टेटमेंट्स प्रूव हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट एक्सेप्शन इतनी सी बात करता है। सेकेंड एक्सेप्शन देखते हैं इसका। An admission may be proved by or on behalf of the person making it when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body relevant or in issue made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering it falsehood improbable। एक्सेप्शन 2 जो है वो स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी से रिलेटेड है। यहाँ पे सेम वही वाली चीज़ है कि एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये लोग अपने ही एडमिशन को प्रूव कर सकते हैं, पर वो एडमिशन कैसा होना चाहिए, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है? वो एडमिशन कंसिस्ट कर रहा है किसी भी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी की एग्जिस्टेंस को। पहली चीज़ तो ये। सेकेंड चीज़ क्या है? एंड यहाँ पे लिखा है सेकंड है एंड इज अकम्पेन्ड बाय कंडक्ट रेंडरिंग इट्स फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल। मतलब कि एडमिशन जो है वो क्या है, अकम्पेन कर रहा है ऐसे कंडक्ट को जो कि शो करता है कि उस एडमिशन का फॉल्स होना इम्प्रोबेबल है। तो उस केस में वो जो है अपना खुद का एडमिशन को प्रूव कर सकता है। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन ये सी है। ये बैरेट का इलस्ट्रेशन कौन सा है? एक सेकेंड। करेक्ट का इलस्ट्रेशन डी है ये। अब इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। ए इज अक्यूज ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। तो ए के ऊपर क्या एक्विजिशन है कि उसने जो है स्टोलन गुड्स को रिसीव किया ये जानते हुए कि वो गुड्स जो है स्टोलन है। ही ऑफर्स टू प्रूव डैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो देयर वैल्यू। यहाँ पे ए जो है वो क्या करता है, ऑफर करता है कि उसने जो है उनको सेल करने के लिए रिफ्यूज कर दिया उनकी एक्चुअल वैल्यू से नीचे। उनकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे कम वैल्यू पे सेल करने के लिए ए ने जो है रिफ्यूज कर दिया। यहाँ पे वो ऐसा ऑफर करता है, मतलब कि वो ऐसा एविडेंस शो करता है।
A may prove these statements though they are admissions because they are explanatory of conduct inference by fact and issue. तो यहाँ पे जो A जो ऑफर करता है ना कि उसने मार्केट जो भी मार्केट प्राइस थी उसके नीचे की वैल्यू पर सेल करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे ये उसके कंडक्ट को शो करता है, मतलब कि ये उसके स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है कि हाँ वो जो गुड्स जो थे जो कि स्टोलन गुड्स का एक्विजिशन उसके ऊपर लगा हुआ है, उसको उसने मार्केट प्राइस से नीचे की वैल्यू पे सेल करने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो यहाँ पे इसका कंडक्ट शो कर रहा है। अब मान लो अब कोई भी स्टोलन गुड्स जो भी रिसीव करता है और वो उसको बेचना चाहता है, तो ये बट ऑब्वियस है कि वो उसको कम प्राइस में ही बेचेगा, वो क्यों उसको मार्केट प्राइस पे बेचेगा। तो यहाँ पे उसका मार्केट प्राइस से नीचे की प्राइस पे न बेचना उसके कंडक्ट को शो करता है और एक स्टेट ऑफ माइंड को भी शो करता है। तो यहाँ पे वो खुद के एडमिशंस को प्रूव कर सकता है। यहाँ पे उसका खुद का एडमिशन क्या है कि मैंने इस गुड्स को इसकी मार्केट प्राइस से नीचे की वैल्यू पे सेल करने से रिफ्यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पे ये खुद के स्टेटमेंट को जो है ये प्रूव कर सकता है। तो ये एक्सेप्शन 2 इतनी सी बात करता है। अब एक्सेप्शन 3 देखते हैं। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज़ रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो जिस पर्सन ने एडमिशन किया है या किसी ने उसके बिहाफ पे किया है या रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट ने किया है, तो वो खुद अपने एडमिशन को प्रूव कर सकते हैं जब वो रिलेवेंट है एडमिशन के अलावा किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर, तो वो खुद के एडमिशन्स को प्रूव कर सकते हैं। इतना ही कहता है इसका एक्सेप्शन 3। तो यही सब था सेक्शन 21 के अंदर। तो अब अपन सेक्शन 22 पे चलते हैं। Section 22. When oral admissions as to contents of documents are relevant. Oral admissions as to the contents of a document are not relevant unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of document produced is in question. तो सेक्शन 22 क्या कहता है, किसी भी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए ओरल एडमिशंस कब रिलेवेंट होते हैं। तो जनरल रूल क्या है कि कभी भी जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है वो ओरल एडमिशन से प्रूव नहीं होते हैं, पर इसके 2 एक्सेप्शंस है जहाँ पे पार्टी जो है वो क्या है एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए। वो ये शो कर दे कि हाँ हम एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, और ये शो कहाँ करेगी, ये सेक्शन 65 के अंदर करेगी, जहाँ पे पार्टी कहती है कि हम सेकेंडरी एविडेंसेस दे सकते हैं, और वहाँ पे कंडीशंस दे रखी कि कब कब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। जैसे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो लॉस हो गया हो, या फिर वो किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया हो, या फिर वो अपोजिट पार्टी की पोजेशन में हो। जब हम सेक्शन 65 पढ़ेंगे तो इसको वहाँ पे और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला एक्सेप्शन क्या है, जब हम ओरल एडमिशन दे सकते हैं किसी भी कॉन्टेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का, जब पार्टी जो है क्या है एंटाइटल्ड है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एज पर सेक्शन 65 ऑफ दिस एक्ट ओनली। सेकंड जो क्या है, अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इन क्वेश्चन, जब उस डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस ही क्वेश्चन में आ जाती है ना, तब हम उसका ओरल एडमिशन दे सकते हैं। तो 2 ही केसेस में हम ओरल एडमिशन दे सकते हैं। तो सेक्शन 22 में 2 एक्सेप्शन है जब हम कॉन्टेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट का ओरल एडमिशन दे सकते हैं। अब आता है सेक्शन 22A, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कॉन्टेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर रिलेवेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में हम कब ओरल एडमिशन दे सकते हैं, ओरल एडमिशन एज टू द कॉन्टेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर नॉट रिलेवेंट अनलेस द जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस इन क्वेश्चन। तो कब देंगे, सिर्फ एक ही कंडीशन में देंगे, जबकि जो जेन्युइननेस है ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की वो खुद ही अपने आप में क्वेश्चन में आ जाए, तभी हम इसका ओरल एडमिशन देंगे। अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के केस में कभी ओरल एडमिशन नहीं देंगे। तो 22 के अंदर हमने 2 एक्सेप्शन पढ़े हैं, और 22A के अंदर जो है हमने सिर्फ 1 एक्सेप्शन पढ़ा है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 23, एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रिलेवेंट। अब ये कहता है कि सिविल केसेस में एडमिशंस को कब रेलेवेंट माना जाता है। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलेवेंट इफ इट इज मेड either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। तो अगेन यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। कह रहा है कि सिविल केसेस में एडमिशन को कब रिलेवेंट नहीं माना गया, जबकि एडमिशन जो है ऐसी एक्सप्रेस कंडीशन पे किया गया है कि हमको इस पर्टिकुलर चीज़ का एविडेंस नहीं देना है, और फिर भी वो कोई ऐसा एडमिशन कर देते हैं उस एविडेंस से रिलेटेड,
तो उस एडमिशन को जो है इररिलेवेंट माना जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, जब कोर्ट ये पता लगा लेती है कि पार्टीज़ ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ का एविडेंस नहीं देना है, और उसके बाद भी वो ऐसा कोई एडमिशन दे देते हैं, तो उसके एडमिशन को जो है क्या माना जाएगा, इररिलेवेंट माना जाएगा। तो सिविल केसेस में दो कंडीशन के अंदर जो है एडमिशन को क्या माना गया है, इररिलेवेंट माना गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or वकील from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126। तो बेसिकली सेक्शन, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो यही कह रहा है कि जहाँ पे प्लीडर, अटॉर्नी और बैरिस्टर को सेक्शन 126 के किसी सर्कमस्टांसिस के अंदर जो वहाँ दिए गए वहाँ पे उनको कंपेल कर सकते हैं एविडेंस देने के लिए। तो सेम वही चीज़ है कि सेक्शन 23 के अंदर भी उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया, यहाँ पे भी उनको कंपेल कर सकते हैं कि वो आके एविडेंस दे। बस इतना ही कहता है इसका एक्सप्लेनेशन। बाकी सेक्शन 26 को अपन तब डिटेल में पढ़ेंगे जब वो वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे अपन। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 31, एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में एस्टॉप। तो एडमिशन जो है वो क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, बट वो कैसे ऑपरेट होते हैं, एज एन एस्टॉपल वो ऑपरेट होते हैं। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रोविज़न समझ नहीं आया किसी भी सेक्शन का, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे पर्सनली मेल पे भी पूछ सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।